क्लास 12 चैप्टर नंबर 8 डी एवं एफ ब्लॉक, जिसका हमने एक वन शॉट वीडियो के अंदर डी ब्लॉक को कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में इस चैप्टर का जो शेष हिस्सा एफ ब्लॉक है वो इस एक वीडियो में कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो एफ ब्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनेंगे, किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज उसके बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि एफ ब्लॉक, आप सभी ने पढ़ा कि डी ब्लॉक को हम बोलते हैं संक्रमण तत्व। तो जो एफ ब्लॉक है उनको कहा जाता है अंतः संक्रमण तत्व। अंतर संक्रमण तत्व बोल देते हैं या आंतरिक संक्रमण तत्व, मतलब एक ही है। अब यहाँ से समझना स्टार्ट करो कि परिभाषा में तो आप समझ जाओगे वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में आए, एफ कक्षक में प्रवेश करता है, उन्हें एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और एफ ब्लॉक में दो श्रेणियां आती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने यहाँ से याद करना है कि जो एफ ब्लॉक है उसके अंदर दो श्रेणियां आती है। एक को हम बोलते हैं लेंथेनॉइड श्रेणी। लेंथेनॉइड श्रेणी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 4F श्रेणी। क्या लिखा है? लेंथेनॉइड श्रेणी या 4F श्रेणी। दूसरी होती है आपके एक्टिनॉइड श्रेणी, जिसको हम 5F श्रेणी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एफ ब्लॉक के तत्व को कितनी श्रेणियों में डिवाइड किया? दो श्रेणियों में। एक हो गया लेंथेनॉइड श्रेणी, दूसरी एक्टिनॉइड श्रेणी। लेंथेनॉइड श्रेणी को 4F से और एक्टिनॉइड श्रेणी को 5F के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अब सबसे विशेष बात आपको यहाँ एक बात समझनी है कि जो लेंथेनॉइड श्रेणी होती है वो लेंथेनम के बाद स्टार्ट होती है। लेंथेनम तत्व का परमाणु क्रमांक होता है 57 के बाद। तो जो लेंथेनॉइड श्रेणी है वो परमाणु क्रमांक 58 सीरियम से परमाणु क्रमांक 71 ल्यूटेशियम तक होती है। लेंथेनॉइड श्रेणी के तत्व कहाँ से कहाँ तक है? परमाणु क्रमांक 58 सीरियम से परमाणु क्रमांक 71 ल्यूटेशियम तक होती है। फिर देखो एक्टिनॉइड, एक्टिनियम आता है परमाणु क्रमांक 89 पे। तो 89 के बाद स्टार्ट होती है और 14 तत्व आएंगे तो 90 से 103। तो 90 पे आपका क्या आता है? थोरियम। 90 पे क्या आता है? थोरियम। थोरियम से 103 कहाँ? लोरेंशियम तक। 90 से 103 मतलब थोरियम से लोरेंशियम तक इसके तत्व आएंगे। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है कि एफ ब्लॉक तत्व या अंतर संक्रमण श्रेणी दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। जो लेंथेनॉइड श्रेणी या 4F श्रेणी होती है वो परमाणु क्रमांक 58 सीरियम से परमाणु क्रमांक 71 ल्यूटेशियम तक होती है। एक्टिनॉइड श्रेणी जो 5F श्रेणी के नाम से आती है वो परमाणु क्रमांक 90 थोरियम से परमाणु क्रमांक 103 लोरेंशियम तक होती है। अब इसके बारे में कुछ विशेष बातें और करते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको एक विशेष बात याद रखनी है, चाहे लेंथेनॉइड श्रेणी हो या एक्टिनॉइड श्रेणी हो, दोनों की सामान्य जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो +3 होती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि चाहे लेंथेनॉइड श्रेणी हो या एक्टिनॉइड श्रेणी हो। विशेष क्वेश्चन ये लेंथेनॉइड श्रेणी के लिए आ जाता है कि लेंथेनॉइड श्रेणी की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? +3 होती है। इसके अलावा एक विशेष बात याद रखनी है कि एक्टिनॉइड श्रेणी के जितने भी तत्व होते हैं वो सब के सब रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। कौन से? रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। तो एक्टिनॉइड श्रेणी के जितने भी ये तत्व होते हैं वो सब के सब रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। कौन से? रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। जबकि लेंथेनॉइड श्रेणी में केवल एक तत्व को छोड़ के प्रोमेथियम के अलावा कोई भी तत्व रेडियो एक्टिव तत्व नहीं होता है। तो यहाँ पर याद कर लेना कि एक्टिनॉइड श्रेणी का केवल एक ही तत्व होता है, PM से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, नाम होता है इसका प्रोमेथियम। क्या लिखा है? प्रोमेथियम। परमाणु क्रमांक इसका होता है 61। ये क्या होता है? रेडियो एक्टिव तत्व होता है। क्या होता है? रेडियो एक्टिव तत्व होता है। इतनी बात क्लियर हो जाएगी कि एक्टिनॉइड श्रेणी के सभी तत्व रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। और लेंथेनॉइड श्रेणी की जब हम बात करें तो लेंथेनॉइड श्रेणी में केवल प्रोमेथियम एकमात्र ऐसा तत्व होता है जो रेडियो एक्टिव होता है। बाकी दोनों की ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। अब यहाँ से क्वेश्चन और, जब हम एक क्वेश्चन ये भी बनेगा कि लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड श्रेणी में अंतर लिखिए,
तो लेंथेनाइड श्रेणी की सामान्य ऑक्सीजन अवस्था कितनी होती है? +3 होती है, लेकिन इसके अलावा कुछ तत्व +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था में प्रदर्शित करते हैं। लेंथेनाइड श्रेणी के कुछ तत्व +3 के अलावा +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं, जबकि एक्टिनाइड श्रेणी में +3 के अलावा +2, +4, +5, +6, +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित की जाती है। अभी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनते हैं वो भी मैं समझा दूं आपको। लेंथेनाइड श्रेणी सुन लेना, जब हम लेंथेनाइड श्रेणी की बात करेंगे तो सीरियम से स्टार्ट होती है, लेकिन लेंथेनम तत्व को भी हम इनके साथ पढ़ेंगे, क्योंकि लेंथेनम के गुण भी इनके साथ मिलते हैं। तो एक मैं यहाँ तत्व का क्रम लिख रहा हूँ। लाला, सिद्धू, थोड़ा इधर लिख लेते हैं जगह जाए। लाला, सिद्धू, प्रमोद, नंदू, पेम, सैम यूरोप के गुंडे हैं जो ट्यूब ऑफ डाई से होकर इराक के तमाम युवाओं को लूटते हैं। लास्ट वाला आगे थोड़ा सा इधर ले लेते हैं। एलियो लूटते हैं। तो ये कौन सी श्रेणी होगी आपकी? लेंथेनाइड श्रेणी। लेंथेनम से स्टार्ट है। फॉर बोल सकते हो कि लाला, सिद्धू, प्रमोद, नंदू, प्रेम, सेम यूरोप के गुंडे हैं जो ट्यूब ऑफ डाई से होकर इराक के तमाम युवाओं को लूटते हैं। एक विशेष बात बता दूं कि चैप्टर नंबर ये जो ऐप लोग पढ़ रहे हैं ये तभी हमें इजीली याद हो पाएगा जब हमें इनके तत्वों के नाम याद हो। तो ए ब्लॉक के तत्वों को ट्रिक के साथ कैसे याद करोगे, तो इसका मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है और उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लास के बाद आप उसको देख लेना जिससे आप इनको इजीली याद कर सको। इसके अलावा डी और ए ब्लॉक का डी ब्लॉक वाला जो पोर्शन है वो मैंने कंप्लीट करवा दिया है, तो उसका लिंक भी पार्ट 1 के नाम से वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा तो ज़रूर देख लें। और अभी तक अगर आपको क्लास थोड़ी बहुत भी पसंद आई है तो वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा सके। और आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल वाले आइकॉन पे ज़रूर क्लिक कर दें। अब सुना, हमने क्या पढ़ा कि जो लेंथेनाइड श्रेणी है इन सभी की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? +3। कितनी होती है? +3। लेकिन इसके अलावा कुछ तत्व होते हैं वो +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपका सीरियम है, सीरियम +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। यूरोपियम +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। टर्बियम +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। और आपका इटबियम +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। मुख्य जो क्वेश्चन आता है, प्रश्न पूछा जाता है कि लेंथेनाइड श्रेणी के अंदर कौन से तत्व होते हैं वो +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। अब एक बार सुनना, सीरियम और टर्बियम इन दोनों की जो मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था तो +3 ही है, लेकिन +3 के साथ ये कौन से रिप्रेजेंट करते हैं? +4 भी करते हैं। तो नॉर्मली क्या करेंगे, ये +4 से फिर +3 में कन्वर्ट हो जाते हैं। +4 से +3 में कन्वर्ट होने का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे। और ग्रहण करने का मतलब अपचयन, और अपचयन का मतलब ऑक्सीकारक। क्या हो जाएगा? ऑक्सीकारक। तो यहाँ से आपको एक बात याद करनी है कि सीरियम 4+ और टर्बियम 4+ क्या होता है कि +3 ऑक्सीकरण अवस्था इनकी मुख्य होती है, लेकिन +4 प्रदर्शित करते हैं। तो ये +3 में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। और जब +3 में कन्वर्ट होंगे तो +4 से +3 में कन्वर्ट होने का मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का मतलब ऑक्सीकारक। तो सीरियम 4+ और टर्बियम 4+ जो होते हैं वो आपके अच्छे ऑक्सीकारक होते हैं। अब यहाँ पर समझो कि आपका यूरोपियम 2+ और इटबियम 2+ ये दोनों क्या करेंगे? +2 से किस में कन्वर्ट होंगे? +3 में। तो एक इलेक्ट्रॉन का और त्याग करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करने का मतलब ऑक्सीकरण, और उसका जस्ट याद करना अपचायक। तो ये क्या होते हैं? अच्छे अपचायक। तो बिल्कुल माइंड में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि लेंथेनाइड श्रेणी की मुख्य या सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? +3। लेकिन
सीरियम+4 और टर्बियम+4 रिप्रेजेंट करता है यूरोपियम और इटबियम, ये +2 ऑक्सीजन अवस्था में प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा सीरियम के लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सीरियम से जब ये 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो इसका विन्यास उत्कर्ष गैस विन्यास की तरह हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अच्छे ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। इसका कारण क्या है, चलो वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे नजर आ रहा होगा यहाँ से, कि इसको हम इस प्रकार से लिख लें तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा अपने, कि सीरियम की Fe4+ का उत्कृष्ट गैस विन्यास होने के बाद भी, Fe4+ का उत्कृष्ट गैस विन्यास होने के बाद भी यह प्रबल ऑक्सीकारक होता है। क्यों? तो इसका आंसर आप ये लिखोगे, इसके लिए जो पॉइंट आपको याद रखना है कि सीरियम, देखो कि Fe4+ से ये Ce3+, जब 4+ से 3+ में कन्वर्ट करेगा तभी ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। तो Ce4+ से Ce3+ के लिए ई नोट का मान 1.74 वोल्ट होता है, 1.74 वोल्ट होता है, जो यह दर्शाता है कि यह जल को ऑक्सीकृत कर सकता है, लेकिन इसकी गति धीमी होती है। इसकी गति क्या होती है? धीमी होती है। इसलिए सीरियम-4+ एक अच्छा विश्लेषणात्मक अभिकर्मक है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने अलग से आपको लिखवा दिया यहाँ पे। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और अब यहाँ से एक चीज़ और क्वेश्चन बनता है, छोटे छोटे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड हो गया। लेंथ एक्टिनाइड से क्वेश्चन आता है कि कहाँ से? 90 से 103। परमाणु क्रमांक 92 92 92 के बाद आने वाले जितने भी तत्व होते हैं उनको ट्रांस यूरेनियम तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांस यूरेनियम तत्व। देखो मैं एक बार इनके क्रम लिख देता हूँ। अरे थोड़ा पैसा यूं नेपाल की पुलियों से अमेरिकन कमाते हैं, बेकार काफिले इस फेमस मंदिर में नौकर बन के लड़ते हैं। तो ये इसका एक क्रम हो गया कि अरे थोड़ा पैसा यूं नेपाल की पुलियों से अमेरिकन कमाते हैं, बेकार काफिले इस फेमस मंदिर में नौकर बन के लड़ते हैं। इसको लाइन के ये लाइन हो गई। इसको याद करने का तरीका इसके लिए मैंने बता दिया, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ से आप इसको इजीली याद कर सकते हो। अरे परमाणु क्रमांक की बात करें तो इसका होता है 89, इसका 90, ये 91 और ये 92। ध्यान रखना 92 के बाद वाले जो तत्व है वो प्रकृति में नहीं पाए जाते, उनको कृत्रिम रूप से संश्लेषित किया जाता। तो एक क्वेश्चन बनता है कि ट्रांस यूरेनियम या पैरा यूरेनियम तत्व किसे कहते हैं? ट्रांस यूरेनियम या पैरा यूरेनियम तत्व किसे कहते हैं? एक सीधी सी लाइन है, यूरेनियम मतलब परमाणु क्रमांक 92, यूरेनियम के बाद आने वाले सभी तत्वों को, यूरेनियम के बाद आने वाले सभी तत्वों को हम क्या बोलते हैं?
ट्रांस यूरेनियम या पैरा यूरेनियम तत्व कहा जाता है। तो लिख दो कि परमाणु क्रमांक 92 यूरेनियम के बाद आने वाले शेष सभी तत्वों को ट्रांस यूरेनियम तत्व कहते हैं। चलो ट्रांस यूरेनियम का तत्व। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि ट्रांस यूरेनियम तत्व के दो उदाहरण लिखिए। ट्रांस यूरेनियम तत्व के दो उदाहरण लिखिए, तो सीधी सी बात है परमाणु क्रमांक 92 के बाद ये जो जितने तत्व आ गए वो सब आपके क्या हो गए, ट्रांस यूरेनियम तत्व हो गए। तो एक बार हम इसको फटाफट शॉर्ट में रिपीट करते हैं, फिर इसको फिनिश करके आगे चलते हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था एफ ब्लॉक या अंतर संक्रमण, एफ ब्लॉक या अंतर संक्रमण तत्व। अब काफ़ी बच्चों के ये भी कन्फ्यूजन होगी, सर इनको अंतर संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं। समझना, आपने लेंथ संक्रमण तत्व पढ़े थे, तो वहाँ हमने लिखा था परमाणु क्रमांक 57 पर लेंथेनम आता है, फिर 72 पे आपका हैफनियम आता है। तो ये जो ए ब्लॉक के तत्व होते हैं वो संक्रमण तत्वों के बीच में स्थित होते हैं, जिनको अलग से आवर्त सारणी में नीचे रिप्रेजेंट किया गया है। तो उनके मध्य होने के कारण इनको अंतर संक्रमण तत्व, या इसके लिए हम एक शब्द और ले लेते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। इसकी कितनी श्रेणियां हैं, दो। एक होती है लेंथेनाइड श्रेणी, दूसरी होती है एक्टिनाइड श्रेणी। लेंथेनाइड श्रेणी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 4F से, और ये कहाँ से स्टार्ट होती है, सीरियम 58 से 71 ल्यूटेशियम तक स्टार्ट होती है। एक्टिनाइड श्रेणी है उसको 5F श्रेणी कहते हैं। ये मतलब इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4F में आएगा और इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 5F में आता है। 5F श्रेणी होती है वो थोरियम 90 से 103 लोरेंशियम तक होती है। फिर सबसे विशेष बात, एक्टिनाइड श्रेणी के सभी तत्व क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। एक्टिनाइड श्रेणी के सभी तत्व रेडियो एक्टिव होते हैं, लेकिन लेंथेनाइड श्रेणी में केवल कौन सा, प्रोमेथियम के अलावा कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व नहीं होता है। चाहे लेंथेनाइड श्रेणी हो या एक्टिनाइड श्रेणी हो, दोनों की मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी होती है, +3। लेकिन लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व +3 के अलावा +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं, जबकि एक्टिनाइड श्रेणी +3 के अलावा +2, 4, 5, 6, 7 तक प्रदर्शित करते हैं। फिर सबसे विशेष बात, मैंने कहा ये +3 के अलावा +2 और +4, तो सीरियम +4, यूरेपियम +2, टर्बियम +4 और इटिबियम +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। इस कारण से इन दोनों को क्या मानते हैं हम, अच्छा ऑक्सीकारक मानते हैं। इन दोनों को हम अच्छा अपचायक मानते हैं। समझा दिया क्यों। इसके बाद सीरियम 4+ का एक क्वेश्चन आ जाता है, तो उसके लिए पूछा जाएगा कि सीरियम 4+ का उत्कृष्ट गैस विन्यास होने के बाद भी यह प्रबल ऑक्सीकारक होता है क्यों, तो उसका आंसर मैंने समझा दिया। इसके बाद यहाँ पर हमने एक्टिनाइड श्रेणी लिख दी, और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये आ जाता है कि ट्रांस यूरेनियम या पैरा यूरेनियम तत्व किसे कहते हैं, ट्रांस यूरेनियम या पैरा यूरेनियम तत्व किसे कहते हैं। तो परमाणु क्रमांक 92 के बाद आने वाले सभी तत्व क्या कहलाएंगे, ट्रांस यूरेनियम तत्व या पैरा यूरेनियम तत्व। इसके बाद एफ ब्लॉक श्रेणी से जो सदैव लगभग 1 साल छोड़ के 1 साल हर बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आता है लेंथेनाइड श्रेणी। लेंथेनाइड श्रेणी से रिलेटेड कि लेंथेनाइड संकुचन या लेंथेनाइड आकुचन क्या होता है और इसका आवर्त सारणी पर क्या प्रभाव पड़ता है। काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आप ये स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है लेंथेनाइड संकुचन, या जिसको हम लेंथेनाइड आकुचन भी कहते हैं। लेंथेनॉइड संकुचन या आकुचन, एक ही मतलब है दोनों का। देखो समझते हैं, आपने डी और ए ब्लॉक पढ़ा होगा, तो डी और ए ब्लॉक में, डी ब्लॉक में हमने ये देखा था संक्रमण श्रेणियों में कि पहले आकार में कमी आती है,
फिर आकार लगभग बराबर होता है और बाद में आकार में वृद्धि होती है, क्योंकि वहाँ प्रभावी नाप की आवेश और परिरक्षण प्रभाव दोनों बल कार्य करते हैं, इस कारण से ऐसा होता है। लेकिन लेंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर लेंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप प्रभावी नाप की आवेश के मान में वृद्धि होती है और उसकी तुलना में परिरक्षण प्रभाव बहुत कम लगता है। इस कारण से उनके आकार में लगातार कमी आती है। इसी कमी को बोलते हैं लेंथेनाइड संकुचन। इसी को अपने को लैंग्वेज के रूप में लिखना। और सबसे विशेष बात, इस लेंथेनाइड संकुचन के कारण ही इसके कुछ प्रभाव पड़ते हैं, उनके बारे में भी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले लेंथेनाइड संकुचन या लेंथेनाइड आकुंचन। तो लेंथेनॉइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर लेंथेनॉइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने के कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, लेकिन उसकी तुलना में परिरक्षण प्रभाव बहुत कम लगता है, जिसके फलस्वरूप लेंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार में कमी आती है, जिसके फल से परमाणु आकार में कमी आती है। इस कमी को लेंथेनॉइड संकुचन या आकुंचन कहते हैं। क्या नाम दिया? लेंथेनॉइड संकुचन या आकुंचन कहते हैं। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है कि लेंथेनॉइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाएंगे तो सीधी बात है परमाणु क्रमांक में वृद्धि होगी, लेकिन परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है तो प्रभावी नाप के आवेश में के मान में वृद्धि होगी, जो परमाणु के आकार को बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, जिससे आकार कम होगा। लेकिन यहाँ पर जो परिरक्षण प्रभाव लगता है वो डी ब्लॉक की तुलना में काफ़ी कम लगता है, इसके कारण लगातार इनके आकार में कमी आती है। इसी कमी को हम क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड संकुचन। अब यहाँ से एक बात, इस लेंथेनॉइड संकुचन के 3-4 प्रभाव पड़ते हैं और क्वेश्चन भी अपने पूछ लिया जाता है कि ये घटना किसके कारण होती है, तो उसका आंसर होता है लेंथेनॉइड संकुचन। तो यहाँ देखते हैं, लेंथेनॉइड संकुचन का प्रभाव क्या होता है? लेंथेनॉइड संकुचन का प्रभाव, सबसे पहला पॉइंट कि लेंथेनॉइड तत्वों का पृथक्करण करना मुश्किल होता है, क्योंकि लेंथेनॉइड तत्व होते हैं उन सबके भौतिक एवं रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं, लेकिन इनके आकार में लगातार कमी होती है। इसके कारण से हम इनको पृथक कर सकते हैं। तो पहला यूज तो हो जाएगा कि लेंथेनॉइड तत्वों के पृथक्करण में, लेंथेनॉइड तत्वों के पृथक्करण में किसका? लेंथेनॉइड संकुचन का। कैसे? लेंथेनॉइड संकुचन के कारण इनके आकार में लगातार कमी आती है, जिससे इनका पृथक्करण आसानी से हो जाता है।
दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह समझना कि हमने डी ब्लॉक में पढ़ा था कि देखो 3D से 4D में आएंगे तो परमाणु आकार में वृद्धि होगी, लेकिन 4D से 5D में आएंगे तो इनका आकार लगभग क्या होता है, समान होता है। उसका कारण भी ये होता है लेंथेनाइट संकुचन। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि 4D श्रेणी व 5D श्रेणी तत्वों का आकार लगभग समान। तो पूछ लिया जाए कि 4D श्रेणी और 5D श्रेणी तत्वों का आकार लगभग समान होता है, तो इसका रीजन क्या लिख कर आना, लेंथेनाइट संकुचन। जैसे एग्जांपल हम बात करें कि एक तरफ तो मैंने लिख दिया हैफनियम और इसमें लिख दिया टेंटेनम। देखो इसको मैं समझाऊं, जैसे आप लिखते हो 3D 4D 5D, 3D 4D 5D, 3D 4D और 5D। तो यहाँ से एक चीज़ समझनी है कि जैसे इसमें आता है स्कैंडियम, इस श्रेणी में आएगा इट्रियम, और यहाँ पर आता है आपका लेंथेनम 5D है, ठीक है। इसमें आता है आपका टाइटेनियम, यहाँ आता है जर्कोनियम, और यहाँ आता है आपका हैफनियम, ठीक है। एक विशेष बात आपको ये भी याद रखनी है कि ये जो लेंथेनाइट संकुचन होता है, जो लेंथेनाइट तत्व यहाँ आता है तो वो यहाँ से लागू होता है, वो इन तत्वों पे लागू नहीं होगा। तो देखो 4D और 5D, इसी कारण से आपको जो जर्कोनियम है, जर्कोनियम और हैफनियम का आकार लगभग क्या होता है, समान होता है। रीजन है कि लेंथेनाइट संकुचन। इसके बाद थोड़ा सा अगर नीचे करते नहीं नजर आए तो ठीक है। इसके बाद देखो एक तीसरा रीजन में यहाँ लिख दूँ, घर का बच्ची अपने, कि इसको हम इधर नोट कर लेते हैं कि लेंथेनाइट संकुचन के कारण इनके आकार में कमी आती है, जिसके कारण लेंथेनम से ल्यूटेशियम तक जाने पर इनके क्षारीय गुणों में कमी आती है। इसलिए करो इनके ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइडों में लेंथेनम से ल्यूटेशियम तक, क्या लिखा है, लेंथेनम से ल्यूटेशियम तक जाने में क्षारीय सामर्थ्य में कमी आती है। क्या आती है, इनकी क्षारीय सामर्थ्य में कमी आती है। अब एक बात और, जैसे एग्जांपल लें कि ये लेंथेनम का हाइड्रोक्साइड हो गया, फिर इस श्रेणी में सबसे लास्ट में जाओगे तो सबसे लास्ट में क्या जाएगा आपका ल्यूटेशियम, क्या आ जाएगा ल्यूटेशियम। तो अब नीचे नजर आ रहा होगा, तो लेंथेनम से ल्यूटेशियम तक जाते तो लगातार इनके क्षारीय गुणों में क्या आती है, कमी आती है। तो ये तीनों क्वेश्चन किस पे आधारित है, लेंथेनाइट संकुचन पर। एक बार इसका शॉर्ट में रिपीट कर लेते हैं कि लेंथेनाइट संकुचन या आकुचन। तो सबसे पहली बात एक ही बात रखनी है कि लेंथेनाइट श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर किसके मान में वृद्धि होती है, प्रभावी नाप के आवेश के मान में वृद्धि होती है, जिसके कारण अगर शॉर्ट में लिखना चाहो एक लाइन में तो ये लिख देना कि लेंथेनाइट श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाप के आवेश में वृद्धि होने पर इनके आकार में कमी आती है, और इसी कमी को हम क्या बोलते हैं, लेंथेनाइट संकुचन। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि लेंथेनाइट संकुचन किसे कहते हैं, बार बार रिपीट हुआ। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लेंथेनाइट संकुचन का कारण क्या है, तो सीधा सा एक आंसर लिखोगे, क्या, प्रभावी नाप के आवेश में वृद्धि। अब लेंथेनाइट संकुचन के प्रभाव क्या है, एक तो इस लेंथेनाइट संकुचन के कारण आकार में कमी आती है, इस कारण से इन तत्वों का पृथक्करण क्या है, आसानी से। दूसरा, लेंथेनाइट संकुचन के कारण 4D और ये 5D, क्या है 5D, 4D और 5D श्रेणी के जो तत्व होते हैं उनका आकार लगभग क्या होगा, समान होगा। तीसरा, लेंथेनम से ल्यूटेशियम तक जाएंगे तो इनके क्षारीय गुणों में क्या आती है, कमी आती है। जिस प्रकार से लेंथेनाइट संकुचन होता है उसी प्रकार से एक्टिनाइट संकुचन होता है, लेकिन वो ज़्यादा मात्रा में होगा क्योंकि वहाँ परिरक्षण प्रभाव बिल्कुल ही नहीं होता, बहुत कम कार्य करता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बात करें।
इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम ये ले लेते हैं कि लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों में अंतर या तुलना संबंधी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ लिख लेते हैं कि लैंथेनॉइड तथा एक्टिनॉइड, लैंथेनॉइड तथा एक्टिनॉइड श्रेणी के तत्वों में अंतर, लैंथेनॉइड तथा एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों में अंतर। तो सीधी बात है कि जब भी हमें अंतर लिखना होता है तो तरीका ये होता है कि एक तरफ आप लिख देते हैं लैंथेनॉइड श्रेणी और दूसरी तरफ हम लिख देते हैं यहाँ पे एक्टिनॉइड श्रेणी। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और कुछ चीज़ें अपने को नहीं भी यहाँ पे पता चलने वाली है। तो देखो सबसे पहले तो आप ये बात समझो कि लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड श्रेणी की हम बात करें तो लैंथेनॉइड श्रेणी इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में आएगा 4s कक्षक में, और एक्टिनॉइड श्रेणी में अंतिम इलेक्ट्रॉन 5s कक्षक में। तो ये तो नॉर्मल चीज़ें। अब देखो मैंने शुरुआत में लिखा था कि एक्टिनॉइड श्रेणी के सभी तत्व क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। तो पहला पॉइंट तो आप ये लिख सकते हो कि इसमें सभी तत्व रेडियो एक्टिव होते हैं, इसमें सभी तत्व रेडियो एक्टिव होते हैं। जबकि लैंथेनाइड श्रेणी में केवल एक ही होता है, प्रोमेथिन, क्या, प्रोमेथियम। इसमें केवल एक ही तत्व प्रोमेथियम पीएम रेडियो एक्टिव तत्व होता है। तो इसमें तो क्या हो गए, सभी तत्व रेडियो एक्टिव और इसमें केवल एक ही तत्व रेडियो एक्टिव है। अब जो दूसरे अंतर की बात करें, पहला अंतर तो हो गया दोनों में, दूसरा कि दोनों श्रेणियों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है +3। तो इसमें केवल तत्व +3 के अलावा +2 या +4 रिप्रेजेंट करता है, जबकि इसमें +3 के अलावा +2, 4, 5, 6, 7 तक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर हम एक लाइन के रूप में लिख सकते हैं कि सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 के अलावा यह +2 तथा +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। और इसमें क्या लिख सकते हैं कि सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 के अलावा +2, +4, +5, +6, +7 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद तीसरे पॉइंट की बात करें कि इनकी संकुल बनाने की प्रवृत्ति कम होती है। इनकी तुलना में एक्टिनाइड श्रेणी वाले होते हैं, इनकी तुलना में जो एक्टिनाइड श्रेणी है उनकी ज़्यादा होती है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि नंबर 3 में इनकी संकुल बनाने की प्रवृत्ति लैंथेनाइड तत्वों की तुलना में अधिक होते हैं। और आपने एक नाम सुना होगा ऑक्सोधनाइन, किसकी बात करें, ऑक्सोधनाइन। तो लैंथेनाइड श्रेणी के जो तत्व होते हैं वो ऑक्सोधनाइन नहीं बनाते हैं, जबकि एक्टिनाइड श्रेणी के जो तत्व होते हैं वो ऑक्सोधनाइन बनाते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये
ऑक्सो धनायन, ये ऑक्सो धनायन नहीं बनाते हैं। क्या लिखा है कि ये ऑक्सो धनायन नहीं बनाते हैं। ये ऑक्सो धनायन आयन बनाते हैं, जैसे एग्जांपल UO2 2+, PuO2 2+। इसके बाद नेक्स्ट अंतर के वजह से 4 अंतर सफिशिएंट होते हैं। देखो सीधी सी बात है कि इनमें संकुल बनाने की प्रवृत्ति कम होती है, उसी प्रकार से इनके जो धातु ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड होते हैं उनकी क्षारीय प्रवृत्ति कम होती है और इनकी क्षारीय प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। तो लिख सकते हो कि इनके ऑक्साइडों तथा हाइड्रोक्साइडों की क्षारीय प्रवृत्ति कम होती है। क्षारीय प्रवृत्ति क्या होती है? कम होती है। इनके ऑक्साइडों व हाइड्रोक्साइडों की क्षारीय प्रवृत्ति अधिक होती है। तो इतनी बात क्लियर है, 5 अंतर सफिशिएंट। एक बार मैं इसको जल्दी से इसका रिपीटेशन कर देता हूँ कि बिल्कुल माइंड में क्लियर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड श्रेणी के तत्वों में अंतर स्पष्ट करें। तो इधर लिख दिया हमने लेंथेनॉइड श्रेणी, इधर हमने क्या लिखा? एक्टिनॉइड श्रेणी। समझते हैं लेंथेनॉइड श्रेणी, तो इनमें केवल एक ही तत्व रेडियो एक्टिव होता है, उसका नाम क्या है? प्रोमेथियम। क्या है? प्रोमेथियम। और इसमें सभी के सभी तत्व क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं। इसमें जो सामान्य ऑक्सीजन अवस्था होती है +3, उसके अलावा ये +2 और +4 रिप्रेजेंट करता है। इसके अंदर सामान्य ऑक्सीजन अवस्था +3 के अलावा +2 से लेकर +7 तक ये ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करता है। इनकी संकुल बनाने की प्रवृत्ति क्या होती है? कम होती है। इनकी संकुल बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। ये ऑक्सो धनायन आयन नहीं बनाते हैं, ये ऑक्सो धनायन आयन बनाते हैं। और सबसे इनके ऑक्साइडों और हाइड्रोक्साइडों की क्षारीय प्रवृत्ति क्या होती है? कम होती है और इनकी अधिक होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड श्रेणी के तत्वों में अंतर। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है लेंथेनॉइड तत्वों के उपयोग, उसमें आती है मिश्र धातु। लेंथेनॉइड तत्वों की जो मिश्र धातु होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मिश्र धातु बोलते हैं, जिसमें 95% लेंथेनॉइड तत्व होते हैं और लगभग 5% आयरन और लेस बहुत कम मात्रा में आपका कार्बन, सल्फर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम आदि उपस्थित होते हैं। उसके बारे में मैं एक पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ। चलो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसको उतार के फिर हम आगे डिटेल से बात करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लिखते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है मिश्र धातु। मिश्र धातु नहीं लिखा है, क्या लिखा है? मिश्र धातु। तो लेंथेनाइड तत्वों के द्वारा बनने वाली मिश्र धातु को हम क्या बोलते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। कि लेंथेनॉइड क्या लिखा है? लेंथेनॉइड तत्वों के द्वारा बनने वाली मिश्र धातु को मिश्र धातु कहते हैं। ये विशेष ध्यान रखना कि लेंथेनॉइड धातु की जो मिश्र धातु होती है उसके लिए क्या बोलते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। और इनका मुख्यतः उपयोग अपचाय के रूप में किया जाता है। और इसमें भी रखना है कि मिश्र धातु में 95% लेंथेनॉइड तत्व, लगभग होगा 95। तो मिश्र धातु में
लगभग 95% लैंथेनॉइड तत्व तथा लगभग 5% आयरन तथा लेस मात्रा में, लेस मात्रा का मतलब बहुत कम मात्रा में, लेस मात्रा में कार्बन, सल्फर, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम आदि तत्व होते हैं। तो ये विशेष जानना कि इसकी जो मिश्र धातु बनाते हैं उनमें हम इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बात करना चाहें, और इन मिश्र धातु का उपयोग अपचायक के रूप में किया जाता है। इन मिश्र धातुओं का उपयोग अपचायक के रूप में किया जाता है। तो ये जो महत्वपूर्ण बिंदु थे वो मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं। और फिर से बताएं कि अगर कभी भी आ जाए कि मिश्र धातु क्या होती है, तो लैंथेनॉइड तत्वों के द्वारा बनी मिश्र धातुओं को हम क्या बोलते हैं? मिश्र धातु बोलते हैं, जिनमें 95% लगभग क्या होता है? लैंथेनॉइड, 5% कार्बन। आप सोचेंगे सर 95 और 500 तो लगभग बताइए, उसमें बहुत कम मात्रा में आपका क्या कार्बन, सल्फर, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये तत्व मिले होते हैं, और इनका उपयोग किस रूप में किया जाता है? अपचायक के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगर हम आगे इसको समझना चाहें तो कुछ 2-3 बातें और बता दूं कि चैप्टर की जब हम बात करते हैं तो जैसे हमने लैंथेनॉइड श्रेणी की परिभाषा दी थी, उसी प्रकार से आप एक्टिनाइड, लैंथेनॉइड संकुचन के बारे में बता रहा, उसी प्रकार से आप एक्टिनाइड संकुचन के बारे में बता सकते हो। और एक्टिनाइड संकुचन होगा वो थोड़ा ज़्यादा मात्रा में होता है। तो कि एक्टिनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाप के आवेश में मान में वृद्धि होती है, जिससे उनके आकार में कमी आती है। इस कमी को एक्टिनाइड आकुचन कहते हैं। इसके बाद ये चैप्टर डी और ए ब्लॉक चैप्टर था, इसके जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे मैंने करवा दिए हैं। इसके बाद इसकी केवल 2 ही क्लासें मैंने लिए वन शॉट के रूप में। एक तो एक क्लास में डी ब्लॉक को मैंने कंप्लीट करवा दिया, और दूसरे में ए ब्लॉक के अंदर जो मुझे लगा कि जहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है वो मैंने आपको करवा दिया। इनके बाद इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का एक मैं वीडियो अपलोड और करने वाला हूँ। अगर आप इन कुल मिला के तीनों वीडियो को देख लोगे तो आपका ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे तरीके से हो जाएगा। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट जानते हैं कि हम चैप्टर डिटेल से पढ़ें, तो इस चैप्टर को डिटेल से मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ। उनके वीडियो का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लास के बाद आप उसको भी देख लेना। इसी के साथ ये आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद जल्द ही आपका चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर दिया जाएगा।